नाजरीन, पिछले दिनों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस से एक मुस्लिम लड़का मोहसिन खान को अरेस्ट किया। वो अभी बस ग्रेजुएशन का, उसमें भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। न सिर्फ ये कि मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी हुई, बल्कि देश के अलग अलग 6 स्टेट में 13 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की और तलाशी ली। आज इस वीडियो में मोहसिन अहमद को क्यों अरेस्ट किया गया, एनआईए के काम करने का तरीका क्या है और देश में मुस्लिम टेररिस्ट और इस्लामिक टेररिज्म के केसेस की सच्चाई क्या है और ये टेररिज्म के केसेस कितने टाइप के होते हैं, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। Ahead of Independence Day, the NIA conducted search operations in Delhi and arrested Mohsin Ahmed. This module that has been busted in Delhi. नाजरीन, पटना बिहार का रहने वाला एक लड़का जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का कहना है न सिर्फ वो आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर था, बल्कि यहाँ से लोगों को रिक्रूट करता था और आईएसआईएस के लिए फंडिंग कलेक्ट करता था और वहाँ पैसे भेजता था। वहीं दूसरी तरफ उसके फैमिली का कहना है कि यह इल्ज़ाम बेबुनियाद है, बकवास है। वो अगर आईएसआईएस के लिए फंड कलेक्ट करता तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते और वो किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अपनी बड़ी बहन से 4,000 रुपया नहीं मांगता। कि फंडिंग जो करता है उसके पास तो पैसे होते हैं। परसों वो मुझे मैसेज कर रहा था कि प्लीज़ हमको ना 4,000 रुपये दे दीजिए, मुझे कोडिंग का कोर्स करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो फंडिंग कर रहा है वो मुझसे पैसे क्यों मांगेगा, उसके पास खुद बहुत सारे पैसे होंगे। मोहसिन अहमद की अरेस्टिंग के साथ ही देश के अलग अलग 6 स्टेट के 13 अलग अलग शहरों में, मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के बहरौच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के भटकल और टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश के देवबंद में छापामारी करती है और सर्च ऑपरेशन करती है, तलाशी लेती है। यहाँ अब आप एक बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर गौर कीजिए। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में टेररिज्म के नाम पर मुसलमानों की अरेस्टिंग ज़रा कम हुई थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि इनमें जो बेगुनाह मुसलमानों की ज़िंदगी 5 साल, 10 साल, 15, 25 साल, 20 साल जो बर्बाद किए गए हैं, तो आईबी ने और एनआईए ने यह समझ लिया कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है और बेकसूर हैं, या स्टेट ने और कोर्ट ने यह मान लिया कि सब बेकसूर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट का जो नैरेटिव है, उनका जो अप्रोच है, वो हमेशा चेंज होता गया है, बल्कि इवॉल्व होता गया है। स्टेट का नैरेटिव क्या था उसको समझिए, फिर उसके बाद लास्ट में हम ये समझेंगे कि 2014 से 2000 के बीच में गिरफ्तारियां कम क्यों हुई और फिर से क्यों एनआईए ने अरेस्टिंग करनी शुरू कर दी है और रेड्स किए जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद स्टेट ने एक नैरेटिव पेश किया कि मुसलमान गुस्से में हैं और नाराज़ हैं और स्टेट से रिवेंज चाहते हैं, बदला चाहते हैं, और इसके लिए वो इधर उधर टेरर एक्टिविटी करेंगे और टेरर अटैक करेंगे। इस नैरेटिव के सहारे हजारों मुसलमानों को अलग अलग अगले 10 साल तक गिरफ्तार किया जाता रहा। ऐसे केसेस के बेस्ट एग्जाम्पल मुंबई और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए हजारों क्रीम मुसलमान यूथ हैं, जिनमें शहीद शाहिद आजमी भी शामिल हैं, जिन्हें 7 साल तक जेल में रखा गया। बाद में कुछ साबित नहीं हो पाया तो जो है बाइज्जत रिहा कर दिया। कोर्ट में इन केसेस के फॉल्स साबित होने से स्टेट का जो नैरेटिव था वो टूटने लगा और फेल होने लगा। All the elevators are blocked out. Oh my God! So both towers are now. Okay, I got an aircraft 6 miles east of the White House. फिर 9/11 की घटना हुई और मुसलमानों के ऊपर वॉर ऑन टेरर के नाम पर
इंटरनेशनली क्रैकडाउन शुरू हुआ। इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसने भी खुद को वॉर ऑन टेरर के कैंपेन से लिंक किया और कहा कि हम भी टेररिज्म से जूझ रहे हैं और उससे जो है सफ़र कर रहे हैं। फिर सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया और कहा गया कि न सिर्फ हम टेरर एक्ट फेस कर रहे हैं बल्कि इनकी एक आइडियोलॉजी है और ये स्टेट को कब्जा करना चाह रहे हैं। और फिर एक पूरी इंटेलेक्चुअल और काबिल लोगों की जो बेस्ट जनरेशन थी उसको चुन चुन करके अरेस्ट किया गया और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया। मगर कोर्ट में ये केसेस भी साबित नहीं हो पाए। सिमी के खिलाफ आज तक एक भी टेररिज्म का मुकदमा साबित नहीं हुआ, लेकिन पिछले 18 साल से वो बैन है। सिमी के पूरे नैरेटिव में स्टेट ने ये बोला कि ये सिर्फ बदला नहीं है, इनकी एक आइडियोलॉजी है, ये स्टेट पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर जो चल रही है हम भी उसका शिकार हैं, हम भी उस वॉर का हिस्सा बनेंगे। और उन्होंने सिमी को क्रिमिनलाइज किया। इस नाम पे एक पूरी जनरेशन हमारे इंटेलेक्चुअल्स की, हमारे काबिल नौजवानों की, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेलों में बंद किया गया। अब वक्त था 2007-8 के आसपास का कि अचानक 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस का इनकाउंटर हुआ और एक नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनने को मिला। एक नया जो नैरेटिव है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, नाम है इंडियन मुजाहिदीन। 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि दिल्ली बम धमाके से जुड़े कुछ संदिग्ध बाटला हाउस इलाके की L18 बिल्डिंग के 4th फ्लोर यानी इस फ्लैट में हो सकते हैं। इसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम ने इस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और फिर पुलिस की टीम इस फ्लैट के भीतर घुसी। उसी समय इनकाउंटर हुआ, भीतर 2 लोग मारे गए और इस दौरान पुलिस का एक अफसर भी मारा गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी मामले की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया और पहली बार सीरियल बम धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ना कोई हेडक्वार्टर अभी तक मालूम हो पाया है, ना कोई ऑफिस अभी तक मालूम हो पाया है, ना ये मालूम हो पाया है कि ये कहाँ ट्रेनिंग देते हैं। बस मालूम है तो सिर्फ ये कि एजेंसीज को कुछ ईमेल किए गए जिसमें धमकी दी गई कि हम यहाँ वहाँ जो है अटैक करने वाले हैं। इसी वजह से कांग्रेस के कई लीडर और MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन इज अ फिगमेंट ऑफ पीपल्स इमेजिनेशन, यानी अपने दिमाग का फतूर है। असदुद्दीन ओवैसी, who said in March that the Indian Mujahideen is a figment of the agency's imagination. That I'll give you a very specific example of Himayat Beg of Pune blast. He was arrested for IM. Now evidence has come out that Himayat Beg was not there. Let me point out to you Khaja Yunus case. Again IM operative. 20 lakh as gratia was given. I'll give you a third example of IM, Mumbai train blast. Now it has been proven someone else has done it. Aurangabad hall case, Makkah Masjid case. How many cases do you want me to point it out to you? ये वही टाइम था जब पेरेंट्स, गार्जियन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने से डरते थे और समझते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फेक चार्ज लगा करके अरेस्ट कर लिया जाए या इनकाउंटर कर दिया जाए। फिर उसके बाद सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को, न सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को बल्कि प्रोफेशनल्स को भी अरेस्ट किया गया, जिनमें कई केसेस अब भी अंडर ट्रायल हैं और कई सारे लोग बाइज्जत रिहा भी हुए हैं। मगर स्टेट का ये नैरेटिव अब भी बरकरार है, बल्कि और इवॉल्व हुआ है। इस पॉइंट को समझिए कि यह और कैसे इवॉल्व हुआ है। – 2014 में ISIS यानी इस्लामिक स्टेट वजूद में आया और फिर इस्लामिक स्टेट सीरिया और इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तारियां और तेज हो गई। आपको ये जान करके अफसोस होगा, बल्कि आपको हंसी भी आएगी कि कैसे कैसे चीज़ों की वजह से मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। जैसे किसी ने ISIS के किसी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो किया, या ISIS के ताल्लुक से कोई कंटेंट को किसी ने लाइक कर दिया, या सीरिया या इराक के रहने वाले किसी सिटीजन से किसी ने चैट कर लिया। इसके बुनियाद पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता और ये कहा जाता कि ये ISIS सिंपैथाइजर हैं और फिर उनके ज़िंदगी के जो बचे हुए साल हैं उसको बर्बाद किया जाता। और इस पैटर्न से काफ़ी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें आज भी ढेरों मुसलमान जेल में हैं। मगर कितनों के केसेस में अब तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और कितनों के केसेस ऐसे हैं जिसकी अब तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हो पाई। यहाँ मैं एक चीज़ खास तौर से डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज चालबाजी करके, धोखा करके, फ्रेब करके मुस्लिम नौजवानों को फंसाती है। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में कहा जाता है द बेस्ट वे टू फाइट टेररिज्म इज टू क्रिएट योर ओन टेररिस्ट, देन टू नैप देम एंड देन टू किल देम।
मेजर जनरल B.R. दत्ता ने अपनी किताब वेपन ऑफ वॉर और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पीस में, और ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो माले कृष्णाधर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट में लिखा है कि काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म को ख़त्म करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यह है कि आप खुद हथियार को इम्प्लांट करिए, कुछ इन्फॉर्मेंट्स और जो एजेंट हैं उनके ज़रिए लोगों को टेरर एक्टिविटी के लिए उकसाइए, हीस्ट क्रिएट करिए, और फिर जब उसके लिए तैयार हो जाए तो उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इस पैटर्न का सबसे हैरानकुन फैक्ट तब एक्सपोज हुआ जब अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ट्रेवोर एरोनसन ने एक बुक लिखी, द टेरर फैक्ट्री इनसाइड द FBI मैन्युफैक्चर्ड वॉर ऑन टेररिज्म, जिसमें उन्होंने FBI के 15,000 ऐसे एजेंट और इन्फॉर्मेंट्स का जिक्र किया जो USA में मुस्लिम यूथ को खुद ट्रैप करते, भड़काते और गुमराह करते और टेरर एक्टिविटी के लिए उकसाते। जब वो बदनसीब इसके लिए तैयार हो जाते तो उन्हें अरेस्ट कर लेते और इसे FBI की बड़ी कामयाबी बता दी जाती। इंडिया में इसके ढेरों ऐसे मिसाल मौजूद हैं जिसमें इरशाद अली, मौरिफ कमर के केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। आज में उन्होंने मुझे कुछ इस तरह के काम बताने शुरू किए जो मेरे ज़मीर को गवारा नहीं हुआ, तो मैंने मना करना शुरू कर दिया कि आप मुस्लिम इलाकों में रहो, वहाँ लड़के देखो जो मजहबी टाइप के हों, उनको तैयार करो पाकिस्तान जाने के लिए, भेजने का रास्ता हम बताएंगे, जब वो वहाँ से वापस आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे या मार देंगे, जो भी करेंगे आपका इनाम आपको मिल जाएगा, बात ख़त्म। मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो इंसानियत से गिरी हुई इंसानियत सोच बात हो जाएगी कि भाई देखो, तो मैंने इस काम के लिए मना किया तो उनको लगा कि ये तो हमारा राज भी जान चुका है और हमारे लिए किसी काम का भी नहीं है, यूज़ एंड थ्रो है, या जिसको तो यूज़ करने के बाद आप डस्टबिन में फेंक दो, तो तिहाड़ जेल डस्टबिन है, इससे चीज़ आप फेंकने के लिए और क्या मिलेगी। 23 नवंबर को स्टार टीवी ने लाल किले पे किए गए हमला करने वाले एक दहशतगर्द का एक खत शाया किया। खत में वो लिखता है कि मैं कई सालों से हिंदुस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता था। हमारे काम करने का तरीका ये होता था कि मुझे किसी एक मुस्लिम इलाके में भेज दिया जाता था, मुझे कहा जाता था कि किसी मस्जिद के पास घर ले लो। मस्जिद के पास घर लेने के बाद मुझे कहा जाता था नमाज पढ़ना शुरू करो और मुस्लिम नौजवानों से दोस्ती करो। मुस्लिम नौजवानों से दोस्ती करने के बाद उनको मैं जिहाद के लिए उकसाता था, कुछ लोगों को तरबियत के लिए भेजता था, जब वो वापस आते तो उनको गिरफ्तार करवा देता था। ये एजेंसीज मुझे इनाम देती थी। इंडिया में टेररिज्म के केसेस में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और कैसे अरेस्ट किया जाता है और कैसे उनसे झूठी कबूली ली जाती है, उनसे एक्सेप्ट करवा लिया जाता है, कन्फेशन करवा लिया जाता है, इसके ऊपर कभी एक डिटेल वीडियो करेंगे। मगर अभी आप ये समझिए कि 2016 से 2020 के बीच में टेररिज्म के केसेस में क्यों अरेस्टिंग कम हुई। इस फिशी फैक्ट को समझने के लिए उस वक्त जो मुल्क के हालात थे, मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा था, उसको समझना होगा। ये वही दौर था जब एंटी मुस्लिम वायलेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कहीं काऊ के नाम पर इखलाक और पहलू खान को, कहीं चोरी के नाम पर तबरेज़ अंसारी को, कहीं लव जिहाद के नाम पर अरबाज को, कहीं दाढ़ी और मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पर मोहसिन शेख को लिंच किया जाता रहा। और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों की लिंचिंग हुई और मुस्लिम्स पर अटैक हुए। मगर ऐसे अमानवीय घटनाओं से देश और दुनिया भर में काफ़ी हंगामा होता था और हिंदुस्तान की जो एक साख है, जो एक रेपुटेशन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसी बीच CA/NRC का कानून आया, फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान भर में हुआ। फिर वहाँ से स्टेट को और गवर्नमेंट को एक मौका मिला और मुस्लिम एक्टिविस्टों को और जर्नलिस्ट को UAPA के अंदर अरेस्ट करना शुरू किया। मगर तब भी इंसाफ की बात करने वालों में और जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं और जो जुल्म के खिलाफ डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, उनमें मुसलमान कम्युनिटी पीछे नहीं रहे, बल्कि और आगे आकर के और काम करना शुरू किया। और इस डॉक्यूमेंटेशन और जुल्म के खिलाफ एक्टिविज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही थी, वो यकीनन PFI और SDPI है। अब इनको खामोश करना और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए लिंचिंग या एंटी मुस्लिम वायलेंस स्टेट के लिए नाकाफ़ी था, बल्कि ये उनके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता था। इसीलिए स्टेट ने अपना पुराना टैक्टिक यूज़ किया और ISIS के नाम पर, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर मुस्लिम यूथ को अरेस्ट करना शुरू किया। मैं SDPI का नाम यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि देश के जिन 13 जगहों पर छापेमारी की गई है, रेड्स किए गए हैं, वहां ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो SDPI के मेंबर्स की बिलोंगिंग्स हैं, यानी वो जगह SDPI के लोगों की है। मतलब साफ है, एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को दबाने का ये सबसे आसान टैक्टिक है
कि उन्हें फेक क्लेम और फेक टेरर चार्ज से लिंक कर दें और इस बहाने उनके मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और उनको दबा दिया जाए। यहाँ एंड में मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे फेक चार्जेस में जब आपके गांव मोहल्ले के किसी लड़के को गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम उसके बारे में पूछे कि उसकी अरेस्टिंग क्यों हुई है, चार्जशीट और केस ट्रायल का क्या हाल है, उनका केस कौन लड़ रहा है, कौन लॉयर है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, उनके फैमिली के लोग जो बहुत ज़्यादा उस वक्त परेशान होते हैं उनको फाइनेंशियल आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उनका दुख दर्द कैसे बांट सकते हैं। जब आप देख चुके हैं कि आपके हज़ारों बेकसूर नौजवान मुसलमानों को 10 साल 15 साल 20 साल जेल में सड़ा करके बर्बाद कर दिया गया, आपके सामने ऐसे ढेरों मिसाल जब मौजूद हैं तो इस वक्त ज़रूरत है कि ऐसे किसी भी मुस्लिम नौजवान को अगर अरेस्ट किया जाए तो आप जाइए, मीडिया के ज़रिए पुलिस वालों से सवाल पूछिए, RTI डालिए और उनकी फैमिली को सपोर्ट करिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।